CUET, 4 अल्फाबेट्स और एक एग्जाम जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है। क्योंकि बात है एग्जाम की, फ्यूचर की, पढ़ाई की। ये कोई हल्के में लेने वाला टॉपिक थोड़ी है। हमारी पढ़ाई को लेकर हम भले ही कई बार लापरवाह हो जाएं, पर जब किसी और के चलते ये होता है तो बड़ी तेज गुस्सा आता है। जैसे खुद दोस्तों के साथ चले गए तो कोई बात नहीं, पर जो घर पर मम्मी पापा से मिलने मेहमान आ गए तो आपकी पढ़ाई ना कर पाने का सारा दोष उनके मत्थे मढ़ दिया जाता है। खैर, मैं ऑफ टॉपिक किस्सों की बात करने लगी। बात CUET एग्जाम की करते हैं। ये पहली बार है यूनिवर्सिटीज के लिए भी, छात्रों के लिए भी और CUET के लिए भी, इसीलिए कई तरह के कंफ्यूजन है। हमने एक और कोशिश की है आपके कुछ कंफ्यूजन्स को दूर करने की। आपके कई सवाल थे जिनके जवाब हमने खोजने की कोशिश की है। हमने DU, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया, इन 4 यूनिवर्सिटीज में बात की है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रंगरूट शो। सबसे पहले BHU से प्रोफेसर SK गुप्ता से हमने बात की। SK गुप्ता यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर हैं और CUET के जरिए एडमिशन की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। BHU का एडमिशन प्रोसेस क्या है? पहला तो स्टेप हम लोग का ये होगा कि हम लोग बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेंगे, उन बच्चों का जिन्होंने BHU ऑप्ट किया है CUET में। तो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी ऑन हो चुका है। हम 25 ऑफ दिस मंथ को पहला राउंड कंप्लीट कर रहे हैं ताकि 26 से हम इन रजिस्टर्ड बच्चों के लिए प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म मंगा सकें, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। थर्ड के पास हमारा प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म फिर से शुरू होगा, ये सेकेंड स्लॉट के बच्चे जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं उनके लिए, और फिर 4th, 5th, 6th, 7th हम लोग ये प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म्स को चेक करेंगे। अगर कोई कमी होगी तो उनको हम एक चांस देंगे उसको चेंज करने के लिए, और 8th को हम पहला राउंड निकालेंगे रिजल्ट का। दैट विल बी स्ट्रिक्टली मेरिट बेस्ड। एडमिशन के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? रजिस्ट्रेशन के लिए भी और आगे एडमिशन प्रोसेस के लिए भी हमको हाई स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए, तो कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, इंटरमीडिएट की मार्कशीट चाहिए। कहीं कहीं जब टाई हो जाते हैं मार्क्स NTA के, तो वहां पे हम इंटरमीडिएट के मार्क्स का स्कोर लेते हैं। NTA का स्कोर वो हम ऑलरेडी, हमारे पास जो डेटा वहां से मिला हुआ है उससे हम बोरो कर लें। और इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर वो उस कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है तो, या फिजिकली चैलेंज का सर्टिफिकेट चाहिए अगर वो उस कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है, या इसी तरीके से अगर EWS कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। दैट इज ऑल वी रिक्वायर। क्या हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फीस देनी होगी? अभी बाकी यूनिवर्सिटीज का तो नहीं मालूम, लेकिन डेफिनेटली TU का शुरू हो चुका है और BHU का शुरू हो गया है। तो अगर बच्चे को दोनों जगह कोशिश करनी है तो दोनों रजिस्ट्रेशन फीस तो देनी ही होगी। इस जवाब को बीच में ही रोकते हुए इसे थोड़ा और आसानी से समझते हैं। ये सवाल बहुत वाजिब था और इसके जवाब में फिलहाल निष्कर्ष यही निकला है कि छात्रों को हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फीस भी देनी होगी। हाँ, ये बेहतर होगा अगर यूनिवर्सिटीज मेरिट आने के बाद रजिस्ट्रेशन विंडो खोलें ताकि वही छात्र अप्लाई करें जो कट ऑफ के दायरे के भीतर हो। फिलहाल इस पर यूनिवर्सिटीज का तर्क यही है कि रजिस्ट्रेशन फीस नॉमिनल है। जैसे BHU में जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 200 रुपए और SC ST के लिए 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है। हाँ, पर अगर आपको लगता है कि कोई यूनिवर्सिटी ज्यादा फीस ले रही है तो ये मुद्दा रेज किया जा सकता है। अब जवाब पर वापसी करते हैं। यूनिवर्सिटीज के भी अपने एक्सपेंसेस होते हैं और देयर इज नो वे आउट टू मीट दोज एक्सपेंसेस। पर्टिकुलरली अगर हम काउंसलिंग करते हैं तो हम आउटसोर्सिंग एक कंपनी है उसके थ्रू कर रहे हैं, उसके चार्जेस होंगे। सो वी डोंट हैव एनी ग्रांट फॉर दैट। सो ऑब्वियसली टू मीट आउट दोज एक्सपेंसेस हमारी ये मजबूरी है कि हम एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फी लेके चलें। डेफिनेटली ये लुक होल तो है अभी एज ऑफ नाउ, अनलेस कि जब तक कि हम कोई सेंट्रलाइज काउंसलिंग सिस्टम ना करें जिसमें पूरे कंट्री का सारा सब कुछ सीट एलोकेशन एक ही जगह से हो जाए। क्या एक बार प्रेफरेंस भरने के बाद उसे बदलने का ऑप्शन होगा? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेफरेंस फिलिंग वो जितनी बार चाहे कर सकता है, लेकिन एक बार प्रेफरेंस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा तब वो चेंज नहीं कर सकता। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस शुरू हो गया है जो 20 तारीख से चल रहा है, और 25 को हम एक कलेक्शन उसमें से कर लेंगे कि जितने रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होंगे उनसे हम प्रेफरेंस एंट्री मंगाना शुरू कर देंगे। और फेज 2 कहिए या वो प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा। उसके बाद 26 से लेके और 3rd तक जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका हम प्रेफरेंस एंट्री 3rd के बाद मंगाएंगे।
और उसी बीच में जो चेंजेस करना हो वो कर लेंगे। 6th के बाद हम रिजल्ट डिक्लेरेशन शुरू करेंगे, 7th या 8th को करेंगे पहला राउंड, तो उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे जब रिजल्ट डिक्लेरेशन का प्रोसेस हमारा शुरू हो। हमारा अगला सवाल एक काफी परेशान छात्र की ओर से आया है। उसकी 12वीं की मार्कशीट में पिता का नाम गलत है। इसे ठीक कराने का प्रोसेस टाइम टेकिंग है, तो क्या उसका एडमिशन रुक जाएगा? इसका जवाब सुनिए। नहीं, हम लोग इस तरीके के बच्चों को रोकते नहीं है। वो एक डिक्लेरेशन दे देता है कि एज एंड व्हेन ही इज गोइंग टू गेट इट करेक्टेड, हम उसको इंटरटेन कर लेंगे। एक एफिडेविट ले लेते हैं, उसके बेसिस पे हम उसको गो थ्रू करते हैं। हम रोकते नहीं है ऐसे बच्चों को। क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ना होने से एडमिशन रुक सकता है? हम किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से बच्चे को छोड़ते नहीं हैं, जहां तक कोशिश होती है। हाँ, कुछ कैटेगरीज में, जैसे बच्चा अगर ओबीसी कैटेगरी में क्लेम कर रहा है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्लेम कर रहा है, तो फिर उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। क्या एक ही यूनिवर्सिटी में कई कोर्सेज में अप्लाई किया जा सकता है? डेफिनेटली कर सकते हैं, हमारे यहाँ कर भी रहे हैं बच्चे। एक ही बच्चा बीए के लिए भी कर रहा है, सोशल साइंस बीए के लिए भी कर रहा है, साइंस के लिए भी कर रहा है, वो लॉ के लिए भी कर रहा है। हमारी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जैसे वो अगर बीए आर्ट्स के लिए कर रहा है या बीए सोशल साइंस के लिए कर रहा है, तो उसको फर्स्ट यूनिट से एक लैंग्वेज लेना होगा एनटीए के, और थर्ड यूनिट से जनरल स्टडीज वाला पेपर लेना होगा। साइमल्टेनियसली अगर वो बीएससी मैथ्स ग्रुप के लिए कर रहा है, तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में भी एग्जामिनेशन देना होगा। क्या सीयूईटी के जरिए भी स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन मिलेगा? तो हम स्पोर्ट्स कोटा में कुछ सीट्स रखे हैं। जैसे आर्ट्स और सोशल साइंस फैकल्टीज में हमारे पास 20 सीट है दोनों फैकल्टीज में, और साइंस में हमारे पास 15 सीट है, कॉमर्स में 8 सीट है, एग्रीकल्चर में 5 सीट है, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, एसवीडीवी इसमें 3 सीट सब में है। इस तरीके से हमारे स्पोर्ट्स कोटा में सीट्स हैं, और स्पोर्ट्स कोटा के लिए फिर हम कुछ नेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन है, वो बुलेटिन में दिया हुआ है, उसकी बेसिस पे हम स्पोर्ट्स कोटा में एडमिट करते हैं। सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ही नहीं, बाकी यूनिवर्सिटीज ने भी कुछ सीटें स्पोर्ट्स कोटा के लिए रिजर्व कर रखी हैं, तो खिलाड़ी छात्र इस मामले में निश्चिंत हो जाएं। अगले सवाल पर चलते हैं। काउंसलिंग के समय छात्र किन बातों का ख्याल रखें? वो 2 चीजों को ध्यान रखें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रॉपरली फिलअप करें, और प्रेफरेंस एंट्री जब हमारा ऑन हो जाए तो प्रेफरेंस एंट्री में वो मैक्सिमम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस भर दें, इवन इफ उनका इंटरेस्ट नहीं हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हायर ऑर्डर का प्रेफरेंस उनको नहीं मिलता और लोअर ऑर्डर का अलॉटमेंट हो जाता है फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन के टाइम में, लेकिन बाद में कुछ ऊपर के बच्चे जब कैंसिल कराते हैं तो वो ऑटोमेटिक प्रमोट होते हैं। तो उनको मैक्सिमम प्रेफरेंस एंट्रीज अपनी भरनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली अपलोड करना चाहिए। वो एक बार प्रीव्यू करके देख लें कि उनका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है कि नहीं। बीएचयू के अलावा हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन सेल में बात की। उनका कहना है कि फिलहाल एनटीए ने उन्हें रिजल्ट शीट माने कि छात्रों का क्रेडिट स्कोर नहीं भेजा है, इसलिए फिलहाल रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं हो पाया है। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लगातार सारी अपडेट्स की जा रही हैं, तो फिर छात्र उसे रेगुलरली चेक करते रहें। बात जामिया मिलिया इस्लामिया की करें तो कई छात्रों ने रिजल्ट आने से पहले ही जामिया का पोर्टल बंद हो जाने की बात कही। इस सवाल का जवाब सुनिए जामिया के रजिस्ट्रार नासिम हुसैन से। नहीं, पोर्टल हम दोबारा नहीं खोलेंगे, इसलिए कि जब हमारा पोर्टल 12 तारीख तक खुला रहा और 15 तारीख को सीयूईटी का रिजल्ट आया है, और अब सीयूईटी का रिजल्ट आने के बाद सबको अपना मेरिट पता लग गया है। 3 और अच्छे मेरिट के बच्चे अब रजिस्टर्ड अभी हम खोल देंगे, तो जो बच्चे कम मेरिट के हैं उनके साथ तो इंजस्टिस हो जाएगा। फिर तो सारे अच्छे अच्छे बच्चे सब जगह रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। रिजल्ट आने के बाद रजिस्ट्रेशन ओपन करने का कोई जस्टिस नहीं होता है। सीयूईटी के तो सारे ही रजिस्ट्रेशन रिजल्ट आने के बाद ही शुरू हो रहे हैं। अगर वो उनके हो रहे हैं तो हम भी सीयूईटी से पूछ लेंगे, अगर वो कहेंगे तो हम भी खोल देंगे। हमें कोई वो नहीं है, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को नुकसान पहुँचाना। जामिया केवल 10 कोर्सेज में ही सीयूईटी के जरिए एडमिशन दे रहा है, बाकी कोर्सेज में एडमिशन जामिया खुद कर रहा है, इसलिए पोर्टल पहले से तमाम कोर्सेज के लिए खोला गया था। इसे लेकर नासिम हुसैन ने कहा है कि पहले वो क्रेडिट शीट का इंतजार करेंगे और फिर सीयूईटी से बात कर पोर्टल वापस खोलने पर भी विचार कर सकते हैं। इधर डीयू में भी एडमिशन प्रोसेस जारी है। इसे लेकर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें डीयू के वाइस चांसलर योगेश सिंह से बात की गई थी। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में डाल दिया है, आपको मिल जाएगा। वहीं बीएचयू ने भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल दिया है। करियर 360 के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
गुजरात और हिमाचल प्रदेश ने भी अपने यूजी कोर्सेज के लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दी है। आज का रंगरूट शो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों और कश्मकश थोड़ी सी कम हुई हो। कमेंट बॉक्स खुला है, हमें बताइएगा जरूर। बाकी संडे को सुबह 10 बजे खान सर के साथ हमारे न्यूज रूम की बातचीत का एपिसोड आ रहा है, मौज करिएगा। शुक्रिया, देखते रहिए रंगरूट।